Hello everyone, welcome to Sama Podcast. This is Bushra Khan. Today we have Mr. Tanveer Ahmed, a Pakistani-American businessman who has been serving in America for last 37 years as a true patriot. इनसे जानेंगे कि US presidential elections 2024 में किसका पलड़ा भारी है, कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है और इसके साथ साथ पाकिस्तान और अमेरिका के रिलेशनशिप के हवाले से भी आज आपसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? जी ठीक ठाक, थैंक यू फॉर हैविंग मी। इट्स एन ऑनर फॉर अस टू हैव यू हियर वंस अगेन सर। सर ये बताइए, जब बात करते हैं पाकिस्तानी कॉकस की, तो ये बताइए व्हाट इज़ पाकिस्तानी कॉकस एंड हाउ दिस कैन इम्प्रूव रिलेशनशिप बिटवीन पाक एंड यूएस? दो चीज़ें होती हैं। एक तो लॉबी फर्म होती है जिसके ऊपर तकरीबन 1 मिलियन से लेके $3 मिलियन साल का खर्चा आता है। काकस जो होता है ना, उसकी एक रिप्लेसमेंट होती है कि जिसमें हम 5 से लेके तकरीबन 20, 25 या इवन 50 कांग्रेसमैन को इकट्ठा करके उनकी एक कमेटी बना लेते हैं। उनके हम फंड रेजिंग छोटे छोटे करते रहते हैं और ताकि हमारी उनके साथ एक एफिलिएशन रहे, तो वो पाकिस्तानी या जिस में भी वो काकस में उनको रिप्रेजेंट करते रहते हैं। इसकी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि 2022 में बांग्लादेश ने एक बड़ा उल्टा सीधा रेजोल्यूशन कांग्रेस में दे दिया था और पाकिस्तान का उस वक़्त काकस एक्टिव नहीं था, ना ही कोई लॉबी फर्म थी, जिसकी वजह से वो स्लिप थ्रू हो गया सिस्टम से और पाकिस्तान या पाकिस्तानी अवाम या पाकिस्तान गवर्नमेंट को उस चीज़ का पता ही नहीं चल सका। अल्लाह का शुक्र ये रहा कि वो पास ही नहीं हो सका है। उसकी सबसे बड़ी वजह ये हुई कि जिस कांग्रेसमैन ने उसको सबमिट किया था, अनफॉर्चुनेटली ही वाज नॉट इलेक्टेड ड्यूरिंग द 2022 इलेक्शन। सो वो कहते हैं जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। तो पाकिस्तान पे कुछ अल्लाह की खास रहमत रही कि वो पास ही नहीं हो सका। तो काकस का यही एक मकसद होता है कि किस तरीके से पाकिस्तान या पाकिस्तानी अवाम को रिप्रेजेंट किया जाए। ठीक है। और अभी जब हम बात करते हैं पाकिस्तान के और अमेरिका के रिलेशनशिप्स की, तो आप मुझे ये बताएं, अभी US प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस आ गए हैं, इसके रिज़ल्ट से पाक और US के रिलेशनशिप्स पर कितना असर पड़ेगा? आपको लगता है इम्प्रूव होंगे कुछ हद तक? देखिए, पाकिस्तान और अगर अमेरिका के रिलेशन इम्प्रूव करने हैं, सो वी नीड मोर पीपल हु कैन रिप्रेजेंट पाकिस्तान एट US लेवल। राइट। हमें जो हमारे बच्चे हैं उनको पॉलिटिक्स में वहाँ पे आना चाहिए। जो बच्चे बड़े हो के आहिस्ता आहिस्ता पॉलिटिक्स में आएंगे तो वही एक रिप्रेजेंटेशन पाकिस्तान की होगी। अगर पाकिस्तान के अगर हमने अच्छे तरीके से रिलेशनशिप को इम्प्रूव करना है, जो बिजनेसमैन है वहाँ के ना, उनकी रिप्रेजेंटेशन भी काफ़ी चाहिए, उनको भी आके आना चाहिए, ना कि सिर्फ वो जाएं उधर फंड रेजिंग करें, तस्वीरें लें और फेसबुक पे लगानी शुरू कर दें ना। सो दिस इज़ नॉट हाउ यू कैन इम्प्रूव और हेल्प पाकिस्तान। सो माई रिक्वेस्ट टू एवरीवन इज़ कि आप वहाँ पे इतना पैसा लगाते हैं, खर्चा करते हैं, उनको उनकी एक अकाउंटेबिलिटी भी तो होनी चाहिए कांग्रेसमैन की कि वो आपके लिए क्या करना चाह रहे हैं। उनको एक टास्क दिया जाए, उस टास्क को लेके वो आगे बढ़े ताकि वो आपकी और हमारे मुल्क के लिए वो कुछ कर सके। True. So now when we talk about the competition between Kamala Harris and Donald Trump, everyone knows it's quite tight. So I want to know, since you are an American citizen, what is your opinion? मेरे ख्याल में ट्रम्प की ना लीड दिन ब दिन बढ़ती जा रही है जैसे जैसे इलेक्शन पास आएगा। और इसकी सबसे अच्छी मैं एग्जांपल ये देता हूँ कि जो मीडिया ने कमाला हैरिस को ज़्यादा उछाला था, वो इस तरीके से उछाला था कि जब बाइडन की रेटिंग बहुत कम थी, कमाला हैरिस ने टेक ओवर किया और एकदम कमाला हैरिस की ना वो रेटिंग ऊपर आई। टेक्निकली उसकी रेटिंग वो ऊपर नहीं आई, वो बाइडन की नीचे गिरी हुई थी, तो उसने उसको थोड़ा सा ना सस्टेन करना शुरू कर दिया था। तो उसको लेके ना मीडिया ने एक हाई बना दी कि जी कमाला की ना इतनी ज़्यादा आ चुकी है कि रेटिंग कि वो बड़ा डोनाल्ड ट्रम्प को ना एक टफ कॉम्पिटिशन कुड बी अ ट्विस्ट। लेकिन अगर आप जो सारी स्विंग स्टेट्स को देखें, जो अभी रीसेंट पोल्स भी आ रहे हैं, जो प्रेडिक्शंस भी की जा रही हैं, उसमें ट्रम्प की ही विन हो सकते, चांसेस ज़्यादा हैं। लेकिन सर अब अगेन जब हम डोनाल्ड ट्रम्प की बात करते हैं और एक तरफ इजराइल और ईरान की बात करते हैं, आपको क्या लगता है कि अगर इजराइल ने ईरान पर हमला किया तो डोनाल्ड ट्रम्प के चांसेस इनक्रेडिबली इंक्रीज़ कर जाएंगे? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि इस चीज़ का कुछ हो सकता है। जो भी उनकी कोई प्लानिंग होगी ना, वो प्लानिंग करने का ना थोड़ा वक्त गुजर चुका है, अभी इलेक्शन में थोड़ा सा वक्त रह गया, तो कोई फ़ायदा इस चीज़ का ना डोनाल्ड ट्रम्प को होगा, ना कोई कमाला हैरिस को नुकसान हो सकता है।
क्योंकि लोगों की जो अर्ली वोटिंग है, जो अमेरिका में एक डेमोक्रेटिक सिस्टम है, उसमें ना अर्ली वोटिंग शुरू हो जाती है। वो तकरीबन 15 दिन हो चुके हैं उसकी अर्ली वोटिंग को शुरू हुए भी, तो काफ़ी सारे वोट्स तो जो है ना वो कास्ट हो चुके हैं। प्लस फिर जो अमेरिकन नेशनल्स आउट ऑफ कंट्री होते हैं उनकी भी एक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग जो है ना अर्ली शुरू हो जाती है। तो अगर आप देखें तो तकरीबन 15 से 20% वोटिंग कास्ट ऑलरेडी हो चुकी है। तो उसका कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ने लगा कि अगर इसराइल ने कुछ हमला किया ईरान पे ये वो वगैरह ना, तो इस चीज़ को अगर हम देखेंगे तो कीपिंग इन व्यू आई डोंट थिंक इट विल मेक अ ह्यूज डिफरेंस एट ऑल। ऑलराइट, मूविंग ऑन, जब बात करते हैं जो बाइडेन की, सिंस ही इज़ बिकम अ प्रेसिडेंट, उन्होंने इंडिया का सपोर्ट किया पाकिस्तान से ज़्यादा। अगर कमाला हैरिस जीत जाती है, आपको लगता है देयर विल बी अ शिफ्ट इन पॉलिसी? डेफिनेटली काफ़ी सारी जो ना शिफ्ट होगी। उसकी मैं बड़ी एग्जांपल यही देता हूँ कि अभी अगर जब जून में मेरी कमाला हैरिस से मुलाकात हुई थी तो मैंने 2-3 चीज़ें उनके सामने रखी थी एंड शी टुक अ वेरी क्विक एक्शन ऑन दैट। और पाकिस्तान के हक में उन्होंने जो 2 स्टेटमेंट्स वाइट हाउस ने इशू की थी उसका पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी हुआ था। देखिए, हमें बार बार मैं यही करूँगा कि हमें अपनी रिप्रेजेंटेशन खुद करनी है। True. हम ये नहीं कर सकते कि जाएं उधर उनके साथ ना झिझक के बात करें। हमें हेजिटेशन किस चीज़ की है? एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, वो कुछ कहते भी नहीं है, तो हमें उस चीज़ को ना और उजागर करना चाहिए। पाकिस्तान को लेके, पाकिस्तान की पॉलिसीज़ को लेके आगे चलना चाहिए। मैन इफ़ वी रियली कीप पाकिस्तान अबव एवरीथिंग, राइट, तो फिर हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हमारी अपनी जिम्मेदारी भी, हमारी अपनी जिम्मेदारी भी है ना। लेकिन अगर मसला यही होता है ना कि जब हम उधर जाते हैं तो एवरीवन बेसिकली इधर टॉक अबाउट पाकिस्तान, इधर टॉक अबाउट यूएस। तो ये नहीं होता कि ना हम दोनों की बात करें ना। तो मेरी कोशिश यही होती है कि जब भी मैं बात करता हूँ तो मैं एक पाकिस्तान की ना एक नैरेटिव, एक स्टोरी बिल्ड करता हूँ। राइट, एज वी हैव सीन इन रीसेंट इंटरव्यू विद यूएस सेनेटर एंड इट वाज अमेजिंग। उसके बारे में भी बताइए, वो एक्सपीरियंस भी शेयर कीजिए हमारे साथ। देखिए, किसी की चीज़ को भी ना आपने एक अपनी तरफ माइल करना है तो आपने उनका ना एक नैरेटिव बिल्ड करना है। जैसे कि अमेरिका कहता है वी गो एवरीवेयर वेयर आवर इंटरेस्ट आर, जहाँ पे हमारे कुछ एसेट्स होंगे हम उधर जाएंगे। तो हमें उन्हीं की लैंग्वेज में बात करनी चाहिए। अगर मैं जाके उनको सिर्फ पाकिस्तान की बात करूँगा ना तो वो समझेंगे कि ना ये हमारे मुल्क में आके कामयाब यहाँ पे होके तो पाकिस्तान की बात कर रहा है, तो इट डज़ नॉट गो रियली वेल। राइट। तो मेरी जो स्टोरी बिल्डिंग यही होती है कि मैं उनको यही कहता हूँ कि आई वाज बोर्न इन पाकिस्तान, आई एम रेज्ड इन यूनाइटेड स्टेट्स। पाकिस्तान ने मुझे एक शनाख्त दी है, लेकिन जो जितनी भी मेरी कामयाबी हुई है वो मेरी अमेरिका में हुई है। तो अगर इस चीज़ को मैं मिला के कहता हूँ कि भाई मुझे तो फ़ख्र है कि ये दोनों मुल्क मेरे अपने मुल्क हैं। So this thing really sets very, very well with everybody. And this is a true fact. This is a true fact. This I mean, is a true fact. you need and to it's make quite sure. Impressive, yes. You need to make sure things do resonate Yes. with everyone. ये नहीं हो सकता कि आप एक मुल्क की बात करें या दूसरे मुल्क की बात ना करें। तो जो हमारे 99.999% पाकिस्तानी हैं ना, वो सिर्फ पाकिस्तान की बात करते हैं। वो ये नहीं करते कि हमने ना दोनों मुल्क की बात करनी है। अब दोनों मुल्क की बात करेंगे, उनको एक इंटरेस्ट होगा। तो जिस तरीके से मैं रिप्रेजेंट अपने आप को करता हूँ या एक स्टोरी बिल्ड करता हूँ ना, उनकी एक चीज़ समझ में आती है कि नॉट ओनली ही इज़ टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान, वो अमेरिका की भी बात कर रहा है। तो इस चीज़ को लेके ना उनकी एक अनडिवाइडेड अटेंशन मुझे मिल जाती है। वंडरफुल। जैसे ही वो मुझे अनडिवाइडेड अटेंशन मिलती है तो मुझे 2 से 3 मिनट लगते हैं एक पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करें। फिर आप पूरी पाकिस्तान की बात करें, लेकिन उनकी एक अटेंशन चाहिए होती है जी। इसी चीज़ को लेके मेरी प्रेसिडेंट ओबामा से भी जब मीटिंग हुई थी, इसी तरीके से मैंने कहा मेरी मिसेस क्लिंटन से भी, मिस क्लिंटन से भी, ट्रम्प से भी मुलाकात हो चुकी है, कमाला हैरिस से भी हो चुकी है। तो एक ही चीज़ होती है कि इनको हमने किस तरीके से एक स्टोरी बिल्ड करनी है। सर, जब बात करते हैं डोनाल्ड ट्रम्प की, पाकिस्तानी का ये कहना है कि अगर डोनाल्ड ट्रम्प जीत जाता है तो उससे पाकिस्तान और अमेरिका के रिलेशनशिप्स में बेहतरी आएगी। अब यू बीइंग एन अमेरिकन सिटीज़न, आपको क्या लगता है कि वहाँ पे भी ऐसी ही सोच है? नहीं, सोच तो वहाँ पे वैसी ही है, लेकिन देखिए सबसे बड़ा मसला यही आ जाता है कि हमारी रिप्रेजेंटेशन वाइट हाउस में कितनी है, हमारी आवाज़ जो कांग्रेसमैनों के कानों में गूंजती है वो कितनी है। करेक्ट। हम पाकिस्तान को लेके कितना कांग्रेसमैन के सामने रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना। हमारा जो नैरेटिव होगा वो कांग्रेसमैन के सामने जाके वो क्या होगा। हम जितना उनको समझाएंगे या उनको एक
एक्साइटमेंट देंगे कि वो पाकिस्तान का विज़िट करें, हम आपको पाकिस्तान का कल्चर दिखाते हैं, पाकिस्तान के जो करते हैं, तो वो है ना। लेकिन अगर हमारा एक नैरेटिव यही है कि जी हमने जाकर सिर्फ तस्वीरें खिंचानी है, और एक हमारा एक इंडिविजुअल है, बड़े सारे लोग ऐसे हैं जो उनका एक ही मोटिव होता है कि हमने जाके सिर्फ अपना करना है। तो अगर हम पाकिस्तान को सबसे ऊपर रखते हैं और अपने आप को नीचे रखते हैं ना, तो हमारे लिए बड़ी आसानियां हो सकती हैं, चाहे वो बाइडन गवर्नमेंट है, चाहे वो ट्रम्प गवर्नमेंट होगी, चाहे कोई आने वाला कोई भी प्रेसिडेंट होगा। लेकिन जब तक हम अपने आप को उस लेवल पे नहीं लेके जा सकते, हाउ डू यू रियली एक्सपेक्ट अस टू बी वेरी सक्सेसफुल? राइट, ज़बरदस्त बात कर दी आपने। इसी तरह से ये बताइए, पाकिस्तान को किस तरह से इम्प्रूव करने चाहिए अमेरिका के साथ रिलेशनशिप्स कि अट्रैक्ट हों अमेरिकन इन्वेस्टर्स पाकिस्तान में? देखिए, सबसे बड़ी जो मेरी अभी टॉम स्वाजी के साथ एक जो मीटिंग भी हुई थी, उन्होंने भी यही एक चीज़ बार बार बोली कि पाकिस्तान में जो एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है ना, वो बहुत ज़रूरी है। किसी भी डेमोक्रेटिक में कंट्री में अगर आप देखें, जब तक एक स्टेबिलिटी नहीं आएगी, जब देखिए पाकिस्तान में 65% यूथ है, लेकिन यूथ इतनी डिवाइड हो चुकी है, उनका एक ब्रेन वॉश इस तरीके से हो चुका है, उनका एक जो जहन इतना मुंतशिर हो चुका है कि वो एक चीज़ को देखते नहीं हैं। 3 से 4 साल एक बच्चे की लाइफ में ना बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर वो 3-4 साल बच्चे ने ये घूम फिर के या आवारागर्दी में या फ़लाँ पॉलिटिकल पार्टी के या फ़लाँ पॉलिटिकल पार्टी के पीछे गवा दिए, तो टाइम उसका गुजर जाता है। तो अगर आपका वो टाइम गुजर गया, वो वापस तो नहीं आना। हम ये समझ नहीं पा रहे हैं कि अगर हम कामयाब होंगे तो पाकिस्तान कामयाब होगा। अगर हम ही फेल हैं, अगर हम फेल हो रहे हैं ना, तो इसमें हमारी नाकामी है, इसमें हम कोशिश ही नहीं कर रहे हैं। हम क्यों नहीं एफर्ट करते? एक छोटी सी मिसाल है कि जी एक मुहावरा सा बना हुआ है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। मैं नहीं मानता ऐसी, मैं कहता हूँ कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है। तो जब तक ये एफर्ट्स नहीं लगाएंगे, आप अपनी एक सोच नहीं बदलेंगे। एक ड्रीम है, एक डेस्टिनी है। अब ड्रीम है जी, मैं जो है ना रात को देखा जी, एक बहुत बड़ा पहाड़ है, उसमें एक आबशार बह रही है, नीचे एक झील है, उसमें कश्ती है, मैं कश्ती में सवार हूँ। बड़ा अच्छा ड्रीम है। आपकी डेस्टिनी क्या है? आपने डेस्टिनी उस कश्ती को लेके कैसे जाना है? एफर्ट करेंगे तो फिर ही आप किनारे पे जाएंगे, लेकिन हम वो एफर्ट कर ही नहीं पाते हैं। सो इट्स ऑल अबाउट थिंकिंग, इट्स ऑल अबाउट मेकिंग एफर्ट, मेकिंग अ मूव, नेक्स्ट स्टेप। यस, लेकिन देखिए, बार बार मैं बात वही करूँगा कि अगर आप यही सोचते रहेंगे या कुछ खोने के लिए कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो ये that wouldn't really work out. It does not really go very well with you. You know, it does not resonate with what we actually want. What we actually want in terms of Pak-US relationships. जब तक आप एक एफर्ट नहीं करेंगे, एक अपने आप को उस जुस्तजू में लेके नहीं जाते हैं। अगर आपको अपनी मिसाल दूं, तो 20-21 साल की एज में मैं 18-19 घंटे काम करता था। क्या है पाकिस्तान में इस तरह का है? वो एक ऐसी आदत पड़ी हुई है कि सुबह आज भी 5 बजे उठते हैं। आज सुबह मैं 2:30 बजे घर पे पहुंचा हूँ, फ्लाइट लेके जब आया हूँ। सुबह मेरी एक 10 बजे कमिटमेंट थी, मैं उधर 10 मिनट पहले पहुंच गया हूँ। सो दिस इज़ ऑल अबाउट कमिटमेंट। क्या हम पाकिस्तान में इतना टाइम को सीरियस लेते हैं? तो टाइम इज़ मनी। हम क्यों अपने टाइम को बर्बाद कर रहे हैं? क्यों हमारे यूथ जो है ना, वो देखा देखी उसकी तरफ लगे हुए? क्यों हमारी यूथ जो है वो अपने मुस्तकबिल को बनाने में नाकाम हो रही है? ना उनकी कोई प्रॉपर एजुकेशन है, ना उनकी कोई प्रॉपर डायरेक्शन है। इसलिए कि जो हमारा सोशल मीडिया है, उसी ने उनका जो इतना ब्रेन वॉश कर दिया हुआ है कि वो कुछ सोच ही नहीं पा रहे हैं। उनके ज़हन में एक यही है कि जी पाकिस्तान के हालात सही नहीं है, पाकिस्तान के हालात सही होंगे तो हम आगे बढ़ेंगे। और भाई, पाकिस्तान के हालात आप लोगों ने सही करने हैं। हर किसी ने अपना इंडिविजुअल स्टेप लेना है। बिल्कुल, प्रॉस्पेरिटी। ये तो नहीं है कि जी ऊपर से जो मनो सलवा आपके लिए उतरेगा और आप बैठ के खाएंगे। ट्रू। एंड आई जस्ट होप कि तब्दीली आए और हर कोई अपने अंदर झांक कर देखे कि उसने किस तरह से डेवलपमेंट लेकर आनी है, स्पेशली व्हेन वी टॉक अबाउट पाकिस्तान। सर, मूविंग ऑन, जब बात करते हैं पाकिस्तान चाइना के रिलेशनशिप की, आपको क्या लगता है कि अगर पाकिस्तान चाइना को सपोर्ट करता है विद इन द रीजनल ब्लॉक, तो क्या उसके नेगेटिव असरात होंगे, नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा पाक यूएस के रिलेशनशिप पे? देखिए, ये डेफिनेटली नेगेटिव एक जो है ना, अगर आप देखेंगे ना जो जियोपॉलिटिकल चीज़ें चल रही हैं, तो पाक यूएस के जो रिलेशन है ना, उसको अगर मुस्तकम बनाने के लिए ना हमें थोड़ा सा एक बैलेंस करना पड़ेगा चाइना के रिलेशनशिप के साथ।
अब देखें, अगर आपने इधर पाकिस्तान में कुछ स्टेबिलिटी लेके आनी है, जो मैंने भी कांग्रेसमैन से कहा है, जो मैंने उनसे के सामने स्पीच भी की थी, उनको यही बोला है कि जी पाकिस्तान में हमें स्टेबिलिटी लाने के लिए एक इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी चाहिए रीजन में। ट्रू, ठीक है, ये नहीं हो सकता कि जो ना चाइना एक तरफ बढ़ता जाए, दूसरी तरफ इंडिया बढ़ता जाए और पाकिस्तान को कुछ ना मिले। मैं ये भी नहीं कह रहा कि जी आप पाकिस्तान को ही देते रहे। मेरा ये मकसद यही है कि जी अगर एक कंट्री की तरफ 80% जा रहा है तो 20% दूसरे कंट्री की तरफ भी आना चाहिए। तो जब आपकी इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी आ जाएगी रीजन में तो काफ़ी सारी चीज़ें इम्प्रूव हो जाएंगी और इस चीज़ का सबसे बड़ा फ़ायदा यूएस को ही होगा। सर ये बताइए, जब बात करते हैं पाकिस्तानी यूथ की, आप देख रहे होंगे कि आजकल हर जगह स्कैम्स हैं, मैसेजेस आ रही हैं, डिजिटल पे आपको मार्केटिंग की वीडियोस दिखाई दे रही है, स्पॉन्सरशिप एड्स आ रही हैं कि आप डिग्रीज को छोड़ दें बल्कि स्किल के लिए डिप्लोमा से कोर्सेज स्टार्ट करेंगे, इतने पैसे जमा करवाएं, ई कॉमर्स का बिजनेस स्टार्ट करें, घर बैठे कमाएं। ये सब क्या है, इस हवाले से बताइए। देखिए, ये बहुत ज़्यादा स्कैम हो रहा है। अगर कोई इतना ही कोर्स ज़्यादा अच्छा हो सकता था तो वो खुद क्यों नहीं उन्होंने किया। वो क्या कर रहे हैं, वो आपको कोर्स बेच के अपने पैसे बना रहे हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मुझे एक आदमी ने बोला, अभी मेरे पास मैसेज आया को 3-4 दिन पहले फेसबुक मैसेंजर पे कि जी आप हमें कुछ टिप्स दें, मुझे बिज़नेस स्टार्ट करना है। तो मैंने उनको यही बोला कि आपको एफर्ट करना है और इन्वेस्टमेंट करनी है, इसमें कोई टिप्स की ज़रूरत नहीं है। उसका रिप्लाई दोबारा, जी आपने KFC में किया है इतना, तो आप हमें कोई ऐसा कोर्स बता दें जो कि हम भी आपकी तरह ना KFC में एक्सपर्ट हो सके। तो मेरा एक रिप्लाई उनको यही, और जो कि यूथ को भी एक मैसेज देना चाहता हूँ कि अगर ऐसे कोई कोर्सेज होते तो सारे फ्रेंचाइज बन गए होते। जो KFC कॉर्पोरेट है, जो KFC कॉर्पोरेट है, उन्होंने एक अपना स्ट्रक्चर बनाया, उन्होंने एक अपना करिकुलम बनाया हुआ है हमें सिखाने के लिए। क्या हम सारे उसमें भी कामयाब हो जाते हैं? नहीं होते हैं। ऑलमोस्ट 20-25% लोग उसमें भी फेल हो जाते हैं। क्यों? उनकी एक तवज्जो उधर नहीं होती, उनका एक फोकस उधर नहीं होता। कोई भी बिज़नेस ले लें, अगर आपका फोकस उधर नहीं है, लेकिन आपको घर बैठे बैठाए अगर मैं कहूँ जी मैं KFC में ये बन गया हूँ तो मैं आपको एक कोर्स ऑनलाइन जो है ना इंट्रोड्यूस करवाता हूँ, मैं तो सिर्फ पैसे बना के एक स्कैम करके चला जाऊँगा। तो इन स्कैम से आप बचने का तरीका यही है, आप खुद सोचें कि ये आदमी अगर हमें ये इतने पैसे ले रहा है, इस कोर्स की क्या वजह है, क्या इस आदमी की क्रेडिबिलिटी क्या है, इसने ज़िंदगी में किया क्या है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि पाकिस्तानी एक्चुअली अमेरिका में बैठ के भी ना इतने वो कोर्स बेच रहे हैं पाकिस्तान में, और वहाँ पे वो मिलीनियर बन के बैठे हुए हैं, और हमारे बच्चे जो है ना वो बेवकूफ़ी में धंसते ही जा रहे हैं। तो मेरा एक सबसे अहम मैसेज जो हमारी यूथ को है कि इन चीज़ों के पीछे आप नहीं भागें। अगर इस तरह के कोई कोर्स होते तो डेफिनेटली जो थे ना वो इस तरह के ऑनलाइन इस तरह आम नहीं हो पाते थे। तो अगर ये इतने आम हो रहे हैं, हर तीसरा आदमी जो ना फ़लाँ कोर्स कर रहा है जी, फ़लाँ कोर्स दे रहा है जी, आप हमें 5,000 दे दें, 10,000 दे दें। रिसेंटली एक आदमी को मैंने देखा, वो क्या कह रहा है कि जी आप सिर्फ मुझे 250 रुपया महीने का दे दें। उसके पास तकरीबन 1 लाख बच्चा जो है ना वो कोर्स कर रहा है। वो 3 महीने का कोर्स कहता है कि जी इसमें तो कुछ ख़ास नहीं आया, तो 750 रुपये ही गया। आप खुद अंदाज़ा कर लें कि अगर वो 1 लाख बच्चा 250 रुपया महीने का दे रहा है, वो कितने कमा रहा है। 3 महीने के बाद वो अगले बच्चे को ना फिर झांसा देना शुरू कर देता है, नहीं जी अब आपने ना एक बेसिक चीज़ सीख ली है, अब मैं आपको ना ये चीज़ सिखाता हूँ, अगले 3 महीने आपने मुझे 500 रुपया देना है। बच्चा कहता है जी 500 रुपया महीने का क्या फ़र्क पड़ता है, वो पे कर देता है, मेंटली इंगेज कर देता है। फिर आगे जो है ना 500 से वो 1000 पे आ जाते हैं, 1000 से 2000। तो उनका यही होता है कि जी शुरू में लाख बच्चा आया, अगर वो हम 500 पे जाएंगे तो अगर 70,000 भी आए तो ठीक है, जब हम 1000 पे जाएंगे 50,000 भी आए तो ठीक है। सो दिस इज़ हाउ दे मेक मनी। क्या होता है, दिस इज़ ऑल अ स्कैम। तो होता क्या ही है कि 12 से 16 महीने के बाद उस आदमी का पता ही नहीं चलता, वो अपने 5-7 मिलियन डॉलर लेके ना वो गायब हो जाता है। बिल्कुल ठीक बात की आपने। उम्मीद है कि तमाम यूथ जो है अक्लमंदी का मुजाहरा करे और किसी भी ऐसे स्कैम में ना फंसे, बल्कि सोच समझ के फैसला करे। थैंक यू सर फॉर बीइंग हियर। इट वाज एन ऑनर फॉर अस टू हैव यू हियर एट समा पॉडकास्ट चैनल. Thank you for taking out your precious time. Thank you guys for watching us today. Just stay tuned for another session. Till then, bye-bye.